सिंक्रोनस मशीन में दो बुनियादी लिच्छे होते हैं, दो कॉइल्स हैं, एक मैदानी लिच्छा और एक कवी लिच्छा, यानी एक फील्ड कॉइल और दूसरा पावर कॉइल। फील्ड कॉइल बेसिकली मैग्नेट बनाता है। तो जो हमने कल पिक्चर्स बनाए, अगर मैं उनमें से अब ये अगर यहाँ पे एक कॉइल आप लगा दें तो ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा। अब ये कॉइल जो है ये मैदानी लिच्छा होगा या ये फील्ड कॉइल होगा, क्योंकि ये बेसिक मैग्नेट जनरेट कर रहा है। और जो यहाँ पे कॉइल है इसको हम कवी लिच्छा या पावर कॉइल कहते हैं। जो फील्ड कॉइल है ये 1 से 2% डिज़ाइन मशीन की जो डिज़ाइन केवीए है या अगर पावर है तो उसके 1 से 2% पावर या केवीए यूटिलाइज़ करता है। बाकी 98% या 99% पावर कवी लिच्छे में से गुजरता है। अभी तक हमने जितनी भी मशीन दिखाई हैं उसमें हमने ये घूमता हिस्सा जो है वो मकनातीस दिखाया हुआ है और कवी लिच्छे को सेकंड हिस्से पे दिखाया है। हकीकत में ये उलट भी हो सकते हैं कि मैग्नेट जो है वो बाहर हो और दरमियान में आप कॉइल को घुमा रहे हो, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन बड़ी मशीनों में अमूमन आपको ऐसे ही नज़र आएगा कि मैग्नेट जो है या इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो घूमेगा और सेकंड लिच्छे पे सेकंड लिच्छा पावर कॉइल होगा। अब हमने इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल फ्रीक्वेंसी के दरमियान ताल्लुक़ पिछले लेक्चर में देखा। बरकी ताद्दुद और मेकानी ताद्दुद के ताल्लुक़ ये है, जहाँ पे ये कुतुबैन की तादाद भी है। तो हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, मिसाल 5.1। एग्जांपल कहता है कि पाकिस्तान में घरेलू सारिफिन को और सनती सारिफिन को 50 हर्ट्ज़ बरकी ताकत मुहैया फराहम की जाती है। तो पाकिस्तान में जो वापडा है, इवन तो वापडा ख़त्म हो गया लेकिन उसका नाम ज़्यादा मकबूल है, तो वापडा जो हमें बिजली फराहम करता है AC, वो 50 हर्ट्ज़ की होती है। अब अगर आपके पास 2 कुतुबैन की मशीन हो तो वो किस रफ्तार से घूमेगी? अगर आपके पास 2 कुतुबैन की मशीन हो, ये पहला सवाल है। दूसरा है अगर आपके पास 20 कुतुबैन की मशीन हो तब ये किस रफ्तार से मशीन घूमेगी? मतलब आपके पास एक मोटर है, तो आप देखिएगा कि क्या होगा। तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी इज़ P/2 f(m), तो मैकेनिकल फ्रीक्वेंसी होगी 2/P f(e). तो 2 कुतुबैन की सूरत में जवाब आएगा 50 हर्ट्ज़। इसका मतलब है कि 2 कुतुबैन की मशीन 1 सेकंड में 50 चक्कर काटेगी, या 1 मिनट में आप 60 से ज़रब दे दोगे तो 3000 चक्कर फ़ी सेकंड, जिसको 3000 RPM कहते हैं, राउंड्स पर मिनट। तो हम कहते हैं ये मशीन 3000 राउंड्स पर मिनट है। नॉर्मली घरों में छोटे पंप्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्पीड से ऑपरेट कर रहे होंगे, या छोटे जो मोटर्स होते हैं। इसके बरक्स अगर 20 पोल की मशीन हो तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी 2/20 × 50 विच इज़ 5 हर्ट्ज़। कि 1 सेकंड में ये 5 चक्कर काटेगी, या मिनट में अगर देखना चाहें तो 300 RPM। तो आपने देखा कि 20 कुतुबैन की मशीन 300 RPM 300 चक्कर फ़ी सेकंड और 2 कुतुबैन की
3000 चक्कर फ़ी मिनट, ये मैंने यहाँ गलत लिख दिया, मिनट, 3000 चक्कर फ़ी मिनट, राउंड्स पर मिनट, ठीक है। अब किसी रियल मशीन में हम किस तरह फ़ैसला करते हैं कि कुतुबैन की तादाद कितनी होनी चाहिए? 20 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए? रियलिटी में, अमली ज़िंदगी में, पानी, अगर हम जनरेटर की बात करें तो पानी से चलने वाले जनरेटर वो आहिस्ता घूमते हैं, उनकी घूमने की रफ़्तार आहिस्ता होती है। पानी की हरकत अगर बहुत तेज़ हो जाए तो उसमें टर्बुलेंस पैदा हो जाती है, जिससे लॉसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो हमवार स्मूथ सेल के लिए पानी की मशीन आहिस्ता घूमती हैं। तो आप देखेंगे कि पानी की मशीन में कुतुबैन की तादाद ज़्यादा होगी, मतलब 20 हो सकती है, 40 हो सकती है, 50 पोल्स हो सकते हैं। जबकि टरबाइन से या डीज़ल इंजन से जो टरबाइन चलते हों, गैस से टरबाइन चलते हों, तो टरबाइन जो है वो बहुत तेज़ घूमता है। तो टरबाइन से चलने वाले जनरेटर्स वो जनरली 2 पोल के होंगे। तो मतलब एक, आप चूँकि टरबाइन ज़्यादा स्पीड पे बेहतर चलता है, तो टरबाइन, डीज़ल टरबाइन या गैस टरबाइन, वो जनरली 2 पोल के होंगे। और पानी के जो होंगे, पानी के जो टरबाइन होंगे वो जनरली ज़्यादा पोल्स के होंगे। तो ये एक बुनियादी उसूल है जो आपके जहन में होना चाहिए, और उसकी वजह भी मैंने आपको बता दिया। अभी तक हम सिंगल फेज़ मशीनों पे बात करते आ रहे हैं। अब देखते हैं कि 3 फेज़ मशीनें ये किस तरह बनाई जाती हैं। तो 3 फेज़ मशीन में शगाफ हैं, शगाफ मुझे ड्रॉ करते हुए ज़रा प्रॉब्लम है, तो मैं बाद में शगाफ बना लूँगा। तो आपके पास एक शगाफ यहाँ पे होगा, ए और ए डैश, दूसरा यहाँ पे होगा बी, बी डैश, और तीसरा यहाँ पे होगा सी, सी डैश, और मैग्नेट ये घूम सकता है। अब इस पर ज़रा गौर कीजिएगा। नॉर्मली सिंगल फेज़ में हमने देखा था कि यह है ए और यह है ए डैश, और ये मैग्नेट है। तो सिंगल फेज़ में आपके पास एक कॉइल होगा, एक मैग्नेट होगा। ज़्यादा कॉइल्स का ज़्यादा मैग्नेट्स का भी बन सकता है, लेकिन मैं सिंपलेस्ट सिचुएशन डिस्कस कर रहा हूँ, सादा तरीन सूरत हाल में। एक लिच्छा होगा, एक मकनातीस होगा। 3 फेज़ में इसी किस्म के लिच्छे 3 होंगे। तो एक लिच्छा यहाँ पे है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे है, तो 3 लिच्छे हैं। अब इस लिच्छे पे आइएगा। हम इस लिच्छे की सिमत इस तरह बयान करते हैं कि अगर ये ए डैश है, ए से करंट बाहर निकल रहा है और ए डैश में करंट अंदर जा रहा है, तो ये करंट की डायरेक्शन ये है। तो थंब जो है, अंगूठा, ये लिच्छे का सिमत देगा। तो हम कहते हैं ये लिच्छा जो है इसका रुख ये है, हम कहते हैं लिच्छा ए इस रुख है। ये एक, चूँकि लिच्छा जो है वो गोल होगा, गोल लिच्छा इस तरह है, और किसी भी सरफेस की, इस सतह की अगर हम बात करें कि इसका रुख कौन सा है, जब आप इसको सिमती सतह समझे, तो परपेंडिकुलर जो अमूद इसका होगा वो हम इसका रुख लेते हैं। अब सतह के 2 अमूद हो सकते हैं, इस तरफ भी और दूसरी तरफ भी इस तरह हो सकता है। इनमें से आप एक को मुस्बित ले लेते हैं, दूसरे को मनफी ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिच्छा चूँकि गोल होगा, इस तरह गोल होगा, और यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ से करंट बाहर आ रहा है और यहाँ से करंट अंदर जा रहा है, इस तरह होगा। तो लिच्छे की सरफेस ये है, उसकी सतह है, हम ये एज्यूम करते हैं। और लिच्छे का ये, अगर आप इससे देखें तो बाहर की तरफ उसकी सतह अगर ये है तो अमूद इस तरह बनेगा। तो लिच्छे का हम इस तरह दाएँ हाथ से डायरेक्शन बनाते हैं, तो हम कहते हैं ए लिच्छा सिमत में है। अब यहाँ अगर आप देखिएगा तो ए लिच्छा अगर मैं इस तरह
ए से निकल रहा है करंट, बी में ए डैश में जा रहा है, तो ए लिच्छा इस रुख है। अगर मैं बी लिच्छे का देखूं तो यहाँ से करंट निकल रहा है, यहाँ से जा रहा है, तो ये इस तरह अंगूठा बनेगा। तो बी लिच्छा इस रुख है, और सी लिच्छा यहाँ से करंट निकल रहा है, यहाँ जा रहा है, तो यहाँ से करंट निकल रहा है, यहाँ जा रहा है, तो ये सिमत में होगा। तो सी लिच्छा इस रुख है। हम कहते हैं ए लिच्छा, चूँकि हम एक्स एक्सिस से उफ़की लकीर से ज़ाविया नापते हैं, तो हम कहते हैं ए लिच्छा 0 ज़ाविये पे है, बी लिच्छा 120 ज़ाविये पे है, और सी लिच्छा मनफी 120 ज़ाविये पे या मुस्बित 240 ज़ाविये पे। तो हम कहते हैं ए 0 ज़ाविये पे, बी 120 ज़ाविये पे, और सी मनफी 120 ज़ाविये पे। तो ये समझना ज़रूरी है कि हम जब लिच्छों की बात करें तो ज़ावियों से मुराद क्या होता है। और हम इसको अमूमन इस तरह बनाएंगे। तो मैं कहूँगा लिच्छे इस तर्ज में है, ए बी सी, और ये ज़ाविये भी ज़ाहिर हैं, तो ये है 120 डिग्रीज़, ये भी है 120 डिग्रीज़, और ये भी है 120 दर्जा ज़ाविया। अब आप देखिएगा, मैं यहाँ पे एक मैग्नेट रखता हूँ और हम किसी भी ज़ाविये से शुरू कर लेते हैं। सपोज़ मैं कहता हूँ यहाँ पे इस ज़ाविये से, तो इस लम्हा ए लिच्छे का फ्लक्स लिंकेज या इर्तिबात वो होगा लैम्डा ए, और मसलन ये टाइम है t1। तो इस लम्हा ए लिच्छा उसमें से जो फ्लक्स, उसकी जो फ्लक्स लिंकेज है वो लैम्डा ए है, और टाइम है t1। अब अगर मैं इस मैग्नेट को 120 डिग्रीज़ घुमा लूँ, तो ए लिच्छे के साथ ये जिस ज़ाविये से मैग्नेट पड़ा हुआ है 120 डिग्रीज़ घुमाने के बाद अगर मैं इसको घुमा दूँ तो ये बी लिच्छे के साथ उसी ज़ाविये पे, आप दोबारा देख लें, अगर आप ए लिच्छे पे जब आप ए लिच्छे का जब सोचते हैं तो इस तीर को देखें ज़्यादा आसान होता है। तो आप देखते हैं ए लिच्छे के साथ इसका ये ज़ाविया बन रहा है। अगर मैं इसको 120 डिग्रीज़ घुमा लूँ तो बी लिच्छे के साथ उसका एग्जैक्टली वही ज़ाविया बनेगा, और बी लिच्छे का फ्लक्स लिंकेज इस टाइम पे, अगर इस टाइम को मैं कहूँ t2, तो इसका फ्लक्स लिंकेज होगा लैम्डा बी और t2। लेकिन आप देख सकते हैं कि t1 पे एक कॉइल के साथ जो लिंकेज है एग्जैक्टली वही सूरत हाल अगर आप इसको घुमा के इस तरह रख दो तो कोई फ़र्क नहीं है, ये वही पुरानी सूरत दोबारा बन जाती है। आप सिर्फ बी की जगह ए लिख दो तो शक्ल में कोई फ़र्क नहीं है। दैट मीन्स कि ये दोनों बराबर होंगे। इसी तरह अगर मैं इसको 120 डिग्रीज़ और घुमा दूँ तो मैग्नेट और सी लिच्छे का आपस में जो जिस तरीके से ये पड़े हुए हैं दोनों एग्जैक्टली उसी सूरत में हैं जिस तरह t1 पे ए लिच्छा और मैग्नेट एक दोनों के साथ पड़े हुए थे। तो इस टाइम पे सी का फ्लक्स लिंकेज लैम्डा सी होगा और टाइम होगा t3, और अगेन ये इसके बराबर होगा। तो हम देख सकते हैं कि चूँकि हमने ए बी सी सिर्फ नाम दिए हुए हैं, अगर मैं नाम ना दूँ, मतलब मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ। अब आप इस ऊपर शक्ल पे भी गौर करें और निचले वाले पे भी गौर करें। मैंने नीचे ए बी सी लिखे हैं, लेकिन ये जो शगाफ हैं स्लॉट्स पे ए बी सी नहीं लिखा हुआ। अब अगर इस वक्त ये शक्ल और बल्कि इसको मैं अगर थोड़ा और घुमा दूँ, अब ये दोनों शक्लें बिल्कुल एक जैसी हैं। यहाँ पे ये बी डैश है। अब अगर मैं इसको 90 डिग्रीज़ घुमा लूँ, uh, 90 डिग्री नहीं 120 डिग्रीज़, तो ये यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक, तो सूरत हाल ये होगी। लेकिन ये पूरी मोटर जो है
ये मैंने नीचे कागज़ पे ABC लिखा हुआ है, मोटर अलग चीज़ है, मोटर के ऊपर कोई भी चीज़ नहीं लिखी हुई। तो बजाय ये कि मैं मोटर को यहाँ से देखूँ, अगर मैं उसको यहाँ से देखूँ, मतलब अगर मैं मोटर को हाथ में पकड़ के घुमा लूँ, और मैं उसको इस पोजीशन में ले आऊँ, ओहो, तो आप देख सकते हैं कि इस शक्ल में और इस शक्ल में कोई फ़र्क नहीं है। बस इतना ही फ़र्क है कि पहले हम जिसको B डैश कहते थे, अब इस स्लॉट को B डैश कहना होगा। तो सिर्फ नामों की हद तक A डैश, B डैश, C डैश में तब्दीली आ गई है, लेकिन कॉइल और मैग्नेट का जो ताल्लुक़ है वो नामों पे मुनहसर नहीं है। तो हम देख सकते हो कि इस टाइम पे अगर लैम्डा A की बात हो रही थी, कॉइल A की बात हो रही थी और फ्लक्स A की बात हो रही थी, और इस टाइम पे जब इसको मैंने यहाँ रखा हुआ था तो मैं कॉइल B की बात कर रहा था, लेकिन अगर मैं इसको सिर्फ घुमा दूँ तो मैं देखता हूँ कि ये तो एग्जैक्टली वही सूरत हाल है, फ्लक्स वही होगा जो यहाँ पे है। तो दैट मीन्स कि इस केस में B कॉइल में जो फ्लक्स है वो वही होगा जो इस केस में A कॉइल में फ्लक्स है, ठीक है ना। तो सिर्फ नामों की हद तक फ़र्क है। तो इस टाइम पे T2 टाइम पे B कॉइल में जो फ्लक्स होगा वो वही होगा जो A टाइम में A कॉइल में था। इसी तरह अगर मैं इसको और घुमा दूँ तो आप C का भी रिलेशनशिप निकाल सकते हो। ये चीज़ें आपके सामने आ गई। अब दूसरी चीज़, किसी भी कॉइल में जो वोल्टेज है, तो अगर पहले ए कॉइल की बात की जाए तो उसमें एमाली बर की दबाव जो टाइम पे मुनसर होगा, तो T1 टाइम पे इसमें जो वोल्टेज होगा वो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ लैम्डा 1, और T1 टाइम पे इसी तरह B में जो रेट ऑफ चेंज होगा वो T2 टाइम पे अगर हम निकालना चाहें, T1 टाइम पे अगर हम उसकी वैल्यू निकालना चाहें तो ये वोल्टेज होगी, T2 टाइम पे वोल्टेज निकालना चाहिए होगी, और C में T3 टाइम पे अगर हम वोल्टेज निकालना चाहें तो ये होगी। अब चूँकि ये बराबर हैं तो राइट साइड्स तीनों मसावातों के बराबर हैं, तीनों मसावातों के राइट साइड्स बराबर हैं। दैट मीन्स ये वोल्टेज और ये वोल्टेज बराबर होंगे। तो EA की वैल्यू T1 पे जो भी हो, EB की वैल्यू वही होगी टाइम T2 पे, और EC की वैल्यू वही होगी टाइम T3 पे। अब अगर EA साइन हो, अगर ये EA हो और से टाइम T1 हम इसको कहते हैं कि ये टाइम है T1, तो EB T2 टाइम पे उसकी यही वैल्यू होगी। और हम देखते हैं कि ये 120 डिग्रीज़ के बाद है। कितने के बाद है? 120 डिग्रीज़ के बाद। तो अगर मैं B को बनाना चाहूँ तो B इस तरह बनेगा, B की वोल्टेज इस तरह होगी कि अगर इसका ज़ीरो, अगर मैं इसके ज़ीरो से स्टार्ट कर लूँ कि EA के वोल्टेज ज़ीरो इस लम्हे पे हो, तो EB का और वोल्टेज अगर राइज़ हो रहे हो, तो EB के वोल्टेज जब ज़ीरो हो और राइज़ हो रहे हो तो एग्जैक्टली 120 डिग्रीज़ के बाद आएगा, और EC की जो वोल्टेज हैं वो इससे 120 डिग्रीज़ के बाद आएंगे कि राइजिंग हो तो ये इससे 120 डिग्रीज़ के बाद आएंगे। तो आई होप कि ये आपको ये पिक्चर और ये वोल्टेजेस की कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अगर EA साइन वेव हो तो इस पर कोई भी पॉइंट आप ले लें। मैं इसके अगर पीक की बात करूं तो पॉजिटिव पीक जब EA की आए तो 120, अगर टाइम को हम सेकेंड्स में गिने या जिन यूनिट्स में भी गिने, लेकिन 120 के बाद B की पीक आएगी, और उससे 120 के बाद C की पीक आएगी। अगर हम ट्रफ की बात करें तो EA की जब ट्रफ आए तो 120 के बाद EB की ट्रफ आएगी, 120 के बाद EC की ट्रफ आएगी। तो कोई भी पॉइंट आप पकड़ लो, मैंने यहाँ पे ये पॉइंट पकड़ा है तो इसमें ये पॉइंट यहाँ पे आएगा और इसमें ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो अगेन 120 का फ़र्क आएगा। तो आप देखते हो इस तरह के वोल्टेजेस अगर आपके पास 3 फेज़ जनरेट हो जाएं तो इसको 3 फेज़ वोल्टेजेस कहते हैं। तो घरेलू सारिफिन को जनरली अमूमन सिंगल फेज़ वोल्टेज दी जाती है, कारखानों को, सनती सारिफिन को
3 फेज़ वोल्टेज दी जाती है। इसमें 3 वोल्टेजेस होते हैं और उनमें 120 डिग्रीज का शिफ्ट होता है। और इस वोल्टेजेस को जनरली हम लिखते इस तरह हैं कि अगर हम ये 0 पॉइंट बनाएं तो हम इसकी 0 को पीक पे रखते हैं और कोसाइन की वेव के शेप में लिखते हैं। तो हम कहते हैं ई ए जो है वो होगी कोसाइन ऑफ ओमेगा टी। इसी तरह ई बी जो है उसका पीक 120 डिग्री शिफ्टेड होगा, तो उसका पीक इस जगह पे आएगा। वन 120 डिग्री शिफ्ट हो गए। अगर मैं ये नापना चाहूँ तो ये 120 डिग्री होगा। तो ई बी की वोल्टेज ये होगी और हम लिख सकते हैं कि ई बी होगा ई नॉट कोसाइन ऑफ ओमेगा टी, और चूँकि राइट साइड पे शिफ्ट हुआ है तो हम -120 डिग्री लिखेंगे। इसी तरह ई सी की वोल्टेज हम लिखेंगे ई नॉट कोसाइन ऑफ ओमेगा टी -240 डिग्री लिख सकते हैं या +120 डिग्री लिख सकते हैं।